हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 अक्टूबर का। 3 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो दशहरा सेलिब्रेशन से रिलेटेड। कल दशहरा सेलिब्रेट किया गया और दशहरा सेलिब्रेट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, जहां पर उन्होंने शस्त्र पूजा की। अब शस्त्र पूजा क्या है? ये ट्रेडिशन है जहां पर दशहरे के दिन पर जिस तरह से भगवान राम ने और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था और जब रावण का वध कर दिया गया था, उसका सिंबल है दशहरा। यहां पर अब उस विजय को उसी तरह से यहां पर शस्त्र पूजा की गई और शस्त्र पूजा की हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अब यहां पर जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कल शस्त्र पूजा कर रहे थे, उसके बाद यहां पर उन्होंने चेताया कि पाकिस्तान को एक बिफेटेड रिप्लाई दिया जाएगा अगर वो सर्क क्रीक एरिया के अंदर में किसी भी तरह का कोई भी जो अटैक है वो इंडिया के ऊपर करता है। यहां पर एक सवाल आएगा कि जो ये सर्क क्रीक है, ये जगह कहां और कहां पर पड़ती है? जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम पंजाब और राजस्थान और उसके साथ साथ जो कश्मीर का रीजन है, यहीं पर हम मोस्टली देखते हैं, क्योंकि 1965 की जंग जो है वो पंजाब बॉर्डर से हुई। 71 की जंग के अंदर में जो जैसलमेर का रीजन है, वहां से जो पाकिस्तान है वो एंटर करना चाहता था। और कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है जहां पर हमारे साथ जो कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं। अब यहां पर जो सर्क क्रीक एरिया है ये कहां पर पड़ता है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो सर्क क्रीक का एरिया यहां पर क्यों मेंशन किया? सबसे पहले जो सर्क क्रीक का एरिया है ये गुजरात के जो कच्छ रीजन है वहां पर पड़ता है। और जो कराची है, जो एक तरह की अकेली जो पोर्ट सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तान के अंदर में, उससे लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और यहां पर जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जब पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने एक पूरा मैप जारी किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप है उसके अंदर में सर्क क्रीक भी आता है और जूनागढ़ भी आता है। यहां तक कि उन्होंने कश्मीर को भी मेंशन किया। एक पाकिस्तान है वो अपनी तरफ से कोई भी क्लेम कर सकता है, लेकिन यहां पर जो सर्क क्रीक का मामला है वो अब ज्यादा तुल पकड़ रहा है, क्योंकि अब यह देखा गया है कि सर्क क्रीक एरिया के आसपास जो पाकिस्तान है वो यहां पर अपनी जो आर्मी फैसिलिटीज है उन सबको यहां पर बढ़ा रहा है। तो यहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अब पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी इंडिया की टेरिटरी के अंदर में करेंगे तो जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वो दोबारा से शुरू हो सकता है। यहां पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर काम किया है वो दिखाता है कि इंडियन आर्मी जो है वो किसी भी देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर सकती है और हमारे क्षेत्रफल की जो रक्षा है वो पूरी तरह से यहां पर की जा सकती है। यहां पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो एक कंबाइंड यूनिट के तौर पर जब हमारी डिफेंस फोर्सेस साथ में काम करती हैं, जिसके अंदर में हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, और यहां पर उन्होंने मेंशन किया बीएसएफ का। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यहां पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है यहां पर बीएसएफ ही डिप्लॉय रहती है। तो यहां पर इन सब का जब सामंजस्य बनता है, जब साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उसी की वजह से जब अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई अग्रेशन होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और यहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात अब सार्वजनिक मंच से ये बात कह दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी दशहरा सेलिब्रेशन से रिलेटेड। और 1925 दशहरे के दिन पर ही आरएसएस स्वयं सेवक संघ जो है उसकी स्थापना हुई थी। और 100 साल का जो सेलिब्रेशन है वो आरएसएस का हो चुका है। 1 तारीख को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर आरएसएस का जो मुख्यालय है
वहां पर बताया था, और जो सेनेटरी है, जो 100 साल का सेलिब्रेशन है, उसके अंदर में भागीदारी भी दी, जहां पर एक डाक टिकट और एक कॉइनेज जो है यहां पर जारी भी किया था आरएसएस के नाम पर। अब यहां पर कल दशहरा सेलिब्रेशन हुआ, और दशहरा सेलिब्रेशन के अंदर में जो मोहन भागवत जो सर संचालक हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक मुंहतोड़ जवाब था पहलगाम अटैक का, और यहां पर उन्होंने सोशल यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की। यहां पर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वदेशी 2.0 की और सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं, ऐसी ही बात जो है वो आरएसएस चीफ ने भी कही, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी की तरफ मोड़ना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी की तरफ दोबारा से अलाइन होना चाहिए और हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। आरएसएस जिसकी नींव इस बात पे रखी गई थी कि हमें इंटेलेक्चुअल स्लेवरी से बाहर निकलना। इंटेलेक्चुअल स्लेवरी क्या होती? जब कोई इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और एक मजदूर की तरह काम करता है, उसके पास उतना अधिकार नहीं रहता है कि वो अपने दिमाग की पूरी क्षमता को बढ़ा सके। यहां पर उन्होंने कहा कि आरएसएस पिछले 100 साल से यही करता आया है और अखंड भारत की तरफ वो यहां पर अग्रसर है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो सोशल हार्मनी है उसको यहां पर मेंटेन करना चाहिए, और सोशल हार्मनी जब मेंटेन रहेगी उससे यूनिटी आएगी और हमारा देश जो है वो विकास करेगा। यहां पर जो चीफ गेस्ट के तौर पर थे रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति। यहां पर रामनाथ कोविंद जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का 2001 का जो दलित सम्मेलन था यहां पर उसकी बात की, और जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो मनुस्मृति से नहीं चलता है, वो चलता है भीम स्मृति से। और यहां पर भीम स्मृति का मतलब यह है कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारा संविधान बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारा देश उसी से चलता है। और यहां पर जो बीजेपी है और जो आरएसएस है वो मनुस्मृति से ना चलते हुए अंबेडकर स्मृति से चलते हैं, और हमारा देश जो है वो बीआर अंबेडकर के दिखाए हुए जो रास्ते हैं और जो संविधान है उसके अनुसार ही यहां पर चलता है। यहां पर एक बात और देखी गई है, जहां पर एनडीए यहां पर एक बात और देखी गई, जहां पर जो सरकार इस समय सेंटर के अंदर में चल रही है वो एनडीए की सरकार है, और जिसके अंदर में जो बीजेपी है उसके पास 240 सीट है। लेकिन यहां पर एक पूरी एकता देखी गई, जहां पर एनडीए के जितने भी घटक दल है, जिसके अंदर में टीडीपी है, जनसेना है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, जेडीयू है, शिवसेना है, सबने यहां पर जो आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं यहां पर उनको कांग्रेचुलेट किया। और यहां पर उन सब ने यह कहा कि जो आरएसएस जिस तरह से जो देश की प्रगति के लिए और यूनिटी के लिए यहां पर काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वहां पर हम इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें, अर्थव्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था के ऊपर में जो ये साल रहा है, यहां पर इंडिया के ऊपर कई तरह के टैरिफ लगे, और टैरिफ लगाने वाली जो कंट्री है वो है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने एक बात कही, और वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, और उसके लिए यहां पर उन्होंने एक हथियार का इस्तेमाल किया है जिसे कहा है टैरिफ। और उस टैरिफ का प्रेशर लगा लगा के उन्होंने कई देशों के ऊपर में जो डील्स भी की। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी भी यूएस प्रेशर के ऊपर में ना आकर जो टैरिफ है उनको यहां पर बर्दाश्त कर रही है। जहां पर पहले तो 25% के टैरिफ लगे थे, और उसके बाद दोबारा से 25% के टैरिफ सिर्फ रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए लगे। तो यहां पर 50% के टैरिफ जो हैं वो इंडियन गुड्स यहां पर झेल रहे हैं, और उसका इंपैक्ट देखा जा सकता है जहां पर अलग अलग सेक्टर्स, जिसके अंदर में टेक्सटाइल है, डायमंड है, मशीनरी है, स्टील है, श्रिम्प्स है, इन सब के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जो एक्सपोर्टर्स जो यहां से सामान यूएस से भेजते थे, अब यहां पर वो अपना जो दुख है वो सामने व्यक्त कर रहे हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक रिपोर्ट जारी की गई है जहां पर जो एक्सपोर्टर्स है वो यहां पर चाहते हैं कि जिस तरह से जब कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के दौरान जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ने जिस तरह से जब फ्री राशन बांटा था, यहां पर कोविड टाइप सिचुएशन ही है और एक्सपोर्टर्स के लिए यहां पर हमें और ज्यादा राहत चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो अभी तक उस तरह के कदम नहीं उठा रही है जिस तरह के उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। यहां पर उन्होंने आरबीआई की भी सराहना की, जिस तरह से उन्होंने जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ जो रुपी के अंदर में ट्रेड करना शुरू किया है, जो स्वीकृति दी है, उससे यहां पर एक ब्रीदर तो मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि जब यूएसए के साथ जो 50% के टैरिफ लग चुके हैं, इनका इंपैक्ट जब एक्सपोर्टर्स के ऊपर पड़ रहा है, तो यहां पर हमें कोविड टाइप का रिलीफ चाहिए। अब देखना यह है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अलग अलग सेक्टर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबसे यहाँ पर मिल चुकी हैं। ज्वेलरी सेक्टर वाले हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं, और यहाँ पर उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन अब उससे जो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचने वाला है वो क्या रहेगा। यहाँ पर एक और बात आती है कि जो आसियान की जो समिट होने वाली है वहां पर जो कुआलालंपुर के अंदर में होगी, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत भी हो सकती है। तो क्या वहां पर इंडिया को किसी तरह का ब्रीदर मिलेगा, और जो 50% के टैरिफ लगे हैं क्या उसके अंदर में कोई कटौती हो, ये सब देखने की बात है। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जहां पर द हिंदू के अंदर में एक रिपोर्ट आई जहां पर यह बताया गया है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जो प्राइवेट प्लान्स हैं, वो पिछले 15 महीने के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहे। यहां पर यह देखा गया है कि जो फॉरेन प्लान्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो फॉरेन डेवलपमेंट्स है, प्लान्स हैं, उनके अंदर में कटौती आई है। लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडियंस हैं, वो यहां पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे हैं, जहां पर 9.35 लाख करोड़ के यहां पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखे गए। यहां पर अब ये दिख रहा है कि इंडिया के अंदर में जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है वो यहां पर अब अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स है वो यहां पर देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर में अब जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ना की जाए। यहां पर यह देखा गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं वो गिरकर सिर्फ 0.6 लाख करोड़ ही बचे हैं। और यहां पर जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर में जो प्राइवेट प्लान्स हैं, जो इंडियन प्राइवेट प्लान्स है, उनके अंदर में काफी इजाफा हुआ। यहां पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर में जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी हाई रही थी। अब सेकंड क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे और उसके बाद जिस तरह से हमारे जो आरबीआई ने ये प्रेडिक्शन की है कि हमारी अर्थव्यवस्था 6.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है, तो क्या जो आरबीआई का जो टारगेट है हम उसको मीट कर पाएंगे, क्या हम उससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। यहां पर इस क्वार्टर के अंदर में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट उसका पड़ सकता है, क्योंकि इसी क्वार्टर के अंदर में जो 50% के टैरिफ है वो लगे। ओवरऑल जब भी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु के अंदर में जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जहां पर जो तमिलनाडु सरकार है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो तमिलनाडु सरकार है वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी, और उसकी वजह से जो एजुकेशन का जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंड जो तमिलनाडु को यहां पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। यहां पर अब जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने यहां पर इंटरवेन किया था, और उसके बाद 2024-25 और 25-26 के जो फर्स्ट क्वार्टर तक की जो पेमेंट है वो यहां पर मिल चुकी है। और 9 अक्टूबर तक जो राइट टू एजुकेशन के तहत यहां पर जो तमिलनाडु को जो फंड मिलना था वो यहां पर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी जल्दी मिल जाएगी। यहां पर अब जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो यहां पर एक फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत यहां पर सेंटर को जो फंड स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर देने चाहिए थे वो यहां पर दिए जाने चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो असम से आई है, जहां पर असम के एक बहुत ही विख्यात एक सिंगर जो है
जुबिन गर्ग, उनकी मृत्यु हो गई थी सिंगापुर के अंदर। उसके बाद जो पूरा का पूरा असम है और असमीज जो लोग हैं, वो यहाँ पर अपने एक हीरो की जो मृत्यु है उसके बाद यहाँ पर शोक के अंदर में गए थे, जहां पर असम की सरकार, असम के लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे कि जो जुबिन गर्ग के यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, जो लोग वहां पर इंसर्ट करवाने वाले थे, उन सबको यहाँ पर मर्डर चार्जेस के तहत यहाँ पर रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो जुबिन गर्ग का जो मर्डर हुआ है, यहाँ पर अब डेथ चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इसी के तहत अब जो एसमीज पीपल हैं उनको कुछ न्याय मिलेगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना के जो पूर्व सरकार थी, जो बीआरएस की सरकार थी, और बीआरएस के कुछ एमएलए जो है वो अब सरकार के साथ, जो कांग्रेस की सरकार के साथ आ गए थे। अब यहाँ पर जो 4 अक्टूबर को यहाँ पर सुनवाई की जाएगी, और 4 अक्टूबर को डिसाइड होगा कि जो बीआरएस, जो भारतीय राष्ट्र समिति जो है, उसके जो एमएलए है, क्या उनके खिलाफ जो हमारी 10 शेड्यूल के अंदर में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई होगी या नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी से रिलेटेड है। लीडर ऑफ ओपोजिशन कल कोलंबिया के अंदर में थे, और यहां पर उन्होंने कुछ रिमार्क दिए। यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो यहां पर अब अटैक के अंदर, इंडियन जो हमारा डेमोक्रेसी है और जो वोटिंग सिस्टम है उसके ऊपर यहां पर आघात हो रहा है। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया है वो किसी भी तरह का लीडर नहीं बनना चाहता है, यहां पर इंडिया वर्ल्ड को लीड नहीं करना चाहता है। इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो राहुल गांधी जी ने दिए। यहां पर बीजेपी ने, जो राहुल गांधी जी हैं, उनको यहां पर कंडेम करते हुए कहा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो इंडिया की जो इमेज है उसको फॉरेन कंट्रीज के अंदर में टार्निश करना चाहते हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है, वोटिंग का प्रोसेस होती है। और यहां पर जिस तरह से राहुल गांधी जी पक्ष विपक्ष में होते हुए सत्ता पक्ष को जिस तरह से यहां पर सवाल पूछ पा रहे हैं, ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह से सही है। यहां पर उन्होंने एक बात और कही है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम लीडर नहीं बनना चाहते हैं, जो इंडिया है वो हमेशा से एक लीडर के तौर पर और एक कैंपेनियन के तौर पर काम करता है। इंडिया कभी भी एक सुप्रीमेसी की पावर नहीं रखता है, सबको साथ में लेकर चलता है, और इसी तर्ज पर जो सरकार है वो यहां पर काम कर रही है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो पंजाब से है, और पंजाब के अंदर में जो एसजीपीसी, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और अकाल तख्त ने यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे यहां पर अर्ज की थी कि गुरु गोविंद सिंह का जो बर्थडे आने वाला है, जिसे गुरु पर्व मनाया जाता है, और जो ननकाना साहिब है उसकी जो विजिट है यहाँ पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ओपन किया जाए, और जो सिख श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर ननकाना साहिब को विजिट कर सके। यहाँ पर सेंटर ने उस बात को अलाउ कर दिया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो चुन्नीलाल मिश्रा जी से रिलेटेड। चुन्नीलाल मिश्रा जी जो बनारस से थे और जो एक बहुत ही विख्यात ठुमरी गायक थे, कल उनका निधन हो गया है, और इसी के साथ साथ जो उनकी म्यूजिकल लेगेसी है उनका अंत हो गया। चुन्नीलाल मिश्रा जी के द्वारा गाई हुई जो ठुमरिया है और जो उनका कंट्रीब्यूशन जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए, वो हमेशा सराहनीय रहेगा, और हम उनको यहाँ पर नमन करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी, वो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोविड-19 के दौरान, जब इंडिया ने चाइना के साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया था, और उसके बाद गलवान वैली इंसिडेंट हो गया था, और इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर रिज्यूम नहीं की थी। फाइनली अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उसकी यहाँ पर स्वीकृति मिल गई है, और 26 अक्टूबर से जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो इंडिया और चाइना के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इंडिगो ने यह बताया है कि 26 अक्टूबर से वो कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो चाइना के लिए शुरू कर देंगे। जो एयर इंडिया है वो इस साल के अंत तक अपनी सेवाओं को यहाँ पर शुरू कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, और ये दिखाता है कि जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद अब इंडिया चाइना जो है वो साथ साथ आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी एससीओ की समिट के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए गए थे,
और जिस तरह से चाइना के विदेश मंत्री इंडिया आए हैं, एनएसए आए हैं, और इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं, उसी की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट कदम। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी हमारी विदेश नीति से रिलेटेड है, जहां पर तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तावी, वो इंडिया आ सकते हैं। यहां पर उनकी विजिट जो है वो इंडिया की हो सकती है। और यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि 15 अगस्त 2021 को जब यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से चला गया था, और उसके बाद जो तालिबान का यहां पर शासन आया था, अब तक इंडिया जो है वो उसको मान्यता नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद जो तालिबान है उसके साथ इंडिया के रिश्ते हैं वो अब यहां पर मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले जब अफगानिस्तान की सरकार चलती थी तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ते थे, जहां पर इंडिया ने कई सारे जो डेवलपमेंट के काम किए थे, और उसके साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी अफगानिस्तान को दी जाती थी। अब यहाँ पर जो तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो इंडिया आने वाले हैं, और इससे एक नया अध्याय स्थापित हो सकता है, जहां पर इंडिया और तालिबान के बीच में जो रिश्ते हैं वो गठित हो सकते हैं। अब चलते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो यूएसए से रिलेटेड। यूएसए के अंदर में शटडाउन लग गया। मैंने आपको बताया था कि यूएसए के अंदर में जो बजट है वो पास नहीं हो पाया था, और इसीलिए 1 अक्टूबर को जो शटडाउन है वो लग गया। और आप सोचिए, यूएसए जो है वो शटडाउन के अंदर, यूएसए की सरकार के पास अब पैसा नहीं है कि वो अपने 2 मिलियन जो फेडरल वर्कर्स हैं उनको यहां पर सैलरी नहीं दी जा सकती है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखते। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने बनाया था डोज, जिसकी अध्यक्षता पहले कर रहे थे इलन मस्क। और यहां पर जो डोज वो ये चाहता था कि जो फेडरल एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्याओं के अंदर में एक कटौती की जाए। और यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अब शटडाउन हुआ है तो यहां पर मास ले ऑफ किया जाएगा, और थाउजेंड्स ऑफ जो वर्कर्स हैं, जो फेडरल वर्कर्स हैं, उनको यहां पर हटा दिया जाए। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब व्हाइट हाउस ने जो डेमोक्रेट्स के स्टेट्स हैं उनके जो फंड्स हैं उनको यहां पर अब फ्रीज कर दिया है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो डेमोक्रेट्स हैं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ यहां पर कंट्रीब्यूशन करते थे, जिस तरह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर में यहां पर फंडिंग करते थे, अब उनके ऊपर में रोक लगा दी गई है। और अब ये देखना ये होगा कि यूएसए जहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, और 2 पार्टी सिस्टम के अंदर में भी जो स्टेट्स हैं, जो 51 स्टेट्स हैं, उसके अंदर में जो स्टेट्स हैं कई सारे डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, कई रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, और कुछ पर्पल स्टेट्स होते हैं। और जो पर्पल स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स के तौर पर काम करते हैं। तो यहां पर एक पूरी तरह से डिमार्केशन है कि ये डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, और उनके ऊपर अब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो क्या इसकी वजह से जो यूएसए है उसके अंदर में किसी तरह का क्या सिविल वॉर आ जाएगा, और कब तक चलता है यूएसए का शटडाउन, ये देखने की बात। यूएसए जहां पर ऑलरेडी ये खतरा मंडरा रहा है कि वो रिसेशन के अंदर में जा सकता है, वहां पर अब शटडाउन जो है वो ये पुख्ता करता है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो अभी भी डाउनिंग ट्रेंड की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर अब यूएसए ने अब ये कहा है कि वो यूक्रेन को अब यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ जो वेपन्स है वो भी देगा, ताकि रशिया के अंदर में जो लॉन्ग रेंज अटैक है वो यहां पर किए जा सके। अब इसका जवाब देते हुए रशिया ने यह कहा है कि अगर किसी भी तरह की जो क्रूज मिसाइल है वो अगर यूक्रेन को देते हैं तो रशिया जो है वो इसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, और उसकी वजह से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बदल सकता है। वहीं पर इससे रिलेटेड एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर फ्रांस ने एक कैप्टन जो है टैंकर के उनको यहां पर डिटेन कर दिया है, और यहां पर उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि डेनमार्क के अंदर में जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही थी यहां पर उसके लिए जिम्मेवार थे। ओवरऑल ये तीनों की तीनों जो खबरें हैं वो यूरोप से रिलेटेड हैं, और यूरोप के अंदर में अब जो पॉलिसी चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या वो एस्केलेट कर जाएगा,
उसी के साथ साथ जिस तरह से डेनमार्क के अंदर में जो ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही थी, और अब जो एक रशियन शैडो फ्लीट का जो टैंकर का जो कैप्टन है उसको यहां पर डिटेन किया गया है, क्या यहां पर जो रशियन फोर्सेस हैं वो यहां पर जिम्मेदार बताई जाएंगी? जिस तरह से रशिया ने रोमानिया, एस्टोनिया, पोलैंड का जो एयर स्पेस का वायलेशन किया है, अब क्या नॉर्वे और डेनमार्क का जो एयर स्पेस है उसका भी वायलेशन यहां पर रशिया कर रहा है। ओवरऑल इसका जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो गाजा से रिलेटेड है, जहां पर इटली से एक जो फ्लोरिडा है वो यहां पर चला था, और जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो गाजा से रिलेटेड है, जहां पर फ्लोटिला नाम की जो शिप है जो गाजा के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड लेके आ रही थी, यहां पर अब इजरायली फोर्सेस ने जो फ्लोटिला है उसको यहां पर अब सीज कर लिया है, और जितने भी यहां पर एक्टिविस्ट थे उन सबको यहां पर डिटेन कर दिया। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर आईडीएफ ने अब गाजा के अंदर में जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको यहां पर एक अल्टीमेटम दिया है कि आप जल्दी जल्दी यहां पर निकलिए, क्योंकि आईडीएफ फोर्सेस जो हैं वो यहां पर अब अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने वाली हैं, और जो भी लोग अब अंदर रहेंगे उन सबको यहां पर ही समझा जाएगा कि वो टेररिस्ट है। जो लास्ट न्यूज है हमारी वो पाकिस्तान से, जहां पर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पर जो जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिस तरह से जो पीओके के लोग यहां पर अब प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो पीओके का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और जो फंड्स है और जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद के लोग करते हैं। यहां पर अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है यहां पर उन्होंने कहा कि जो पीओके के लोगों की जो डिमांड है उनको यहां पर फुलफिल किया जाएगा, और जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है वो नहीं होगा। That's all for today. Thank you very much, and please subscribe to Anurag Kheli YouTube channel. Thank you.